हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास के अंदर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। यूनिट फर्स्ट हमारी यूजीसी नेट कॉमर्स की, पेपर 2 हमारा कॉमर्स रहेगा। उसके यूनिट फर्स्ट बिजनेस एनवायरनमेंट इंटरनेशनल बिजनेस के हम सारे पीवाईक्यू करेंगे जो भी 2012 से लेकर 2019 तक आए हैं। उसके बाद 19 के बाद मैं 20, 21, 22, 23 इनका मैं कंप्लीट पेपर उठाऊंगी और उससे पहले का जो है 12 to 19 हम वो यूनिट वाइज करेंगे। गॉट इट। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से ही अपना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा आपके माइकल पोर्टर के मॉडल पे। ये माइकल पोर्टर का मॉडल को हम जेनेरिक मॉडल भी बोलते हैं। इसके अलावा माइकल पोर्टर का हमें वैल्यू चेन एनालिसिस भी पढ़ना होता है। इसके अलावा माइकल पोर्टर का हमने 5 फोर्सेस मॉडल पढ़ा है। इस क्वेश्चन में आपको बताना है माइकल पोर्टर के जेनेरिक मॉडल के अकॉर्डिंग कौन सी 3 स्ट्रेटेजीज जो हैं वो इसमें से है। ये 4 स्ट्रेटेजी दे रखी है, 4 में से मैं आपको बता देती हूँ 3 स्ट्रेटेजी है। तो ऑप्शन नंबर 4 एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट एलिमिनेट हो गया। अब कौन सी 3 है ये आप मुझे बताओगे। देखो, सबसे पहला है कोस्ट लीडरशिप। कोस्ट लीडरशिप का मतलब क्या है? माइकल पोर्टर ने आपको ये बताया है कि अगर आपको अलग चलना है, कुछ न्यू लेके आना है, तो कॉस्ट में लीडरशिप सबसे पहले आनी चाहिए। आपकी कॉम्पिटेटिव स्ट्रेटेजीज के अंदर आता है कि अगर आपकी कॉस्ट कम है तो आप टेक्नोलॉजी को बेटर करके, कॉस्ट को कम करके उसमें लीडरशिप अगर आ गए तो आप बेटर वर्क परफॉर्म कर लोगे। सेकंड है आपका इनोवेशन। इनोवेशन नहीं आएगा, ऑप्शन बी को एलिमिनेट करते ही आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इनोवेशन नहीं आता। फोकस आपका 2 आता है, या तो आप डिफरेंशिएशन पे फोकस करोगे या आप कॉस्ट पे फोकस करोगे। कॉस्ट में भी आपका आता है ओवरऑल मार्केट पे फोकस करोगे या आपकी कोई निश सेगमेंट की कॉस्ट को आप कम करने का ट्राई करोगे। ये है हमारे माइकल पोर्टर का मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है एजर्सन एंड रीजन बेस। रीड करेंगे सभी। Auto company and other consumer goods company offer cash rebate to encourage purchase to the manufacturer product within a specific period। हम अगर कैश रिबेट किसी को देते हैं, देखो सबसे पहले 2 चीज होती है, एक होता है डिस्काउंट, एक होता है रिबेट। डिस्काउंट आपका परसेंटेज में दिया जाता है, रिबेट आपकी रुपीस की फॉर्म में दी जाती है। मैं कह रही हूँ 10 रुपए की छूट है, दिस इज माई रिबेट। डिस्काउंट 10% का डिस्काउंट है। अब डिस्काउंट आपका मेनली, वैसे यहाँ पे कैश रिबेट रखा है, इनको कैश और रिबेट को हम सिनोनियम्स के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कैश रिबेट का मतलब क्या है कि अगर आप अभी पैसा पे करोगे, मतलब उधार पे नहीं लेके जाओगे, इनवॉइस नहीं बनवाओगे, क्रेडिट परचेज नहीं करोगे, कैश परचेज करोगे, तो हम आपको रिबेट देंगे। तो इसमें ये बोल रखा ऑटो कंपनी एंड दी अदर कंज्यूमर गुड्स कंपनी ऑफर कैश रिबेट। वो कैश रिबेट देती हैं, क्यों? ताकि वो एनकरेज कर सके परचेज ऑफ मैन्युफैक्चरर्स प्रोडक्ट विद इन ए स्पेसिफाइड पीरियड। क्या ऐसा होता है? जी बिल्कुल। कैश रिबेट इसीलिए दी जाती है कि अभी की अभी परचेज कर लो, अदरवाइज फिर बाद में हम आपको रिबेट भी नहीं देंगे और बाद में आपको अगर उधार लेके जाओगे तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा भी देना पड़ेगा। होता है ना ऐसे ही। रीजन दे रखा है द सेम प्राइस इज बीन डिफरेंट, द सेम प्रोडक्ट इज प्राइस डिफरेंटली एट डिफरेंट टाइम। एक ही प्रोडक्ट का प्राइस अलग अलग होगा अलग अलग टाइम पीरियड पे। क्या ऐसा होता है? ध्यान से समझेंगे। सेम प्रोडक्ट इज प्राइस डिफरेंटली एट डिफरेंट टाइम। रीजन आपका यहाँ पे करेक्ट नहीं है। एक प्रोडक्ट का, क्योंकि ऑटो कंपनी की यहाँ पे बात की है। ऑटो कंपनी कौन सी कंपनी है? ऑटो कंपनीज आपकी ओलिगोपॉली मार्केट के अंदर आती है। ओलिगोपॉली मार्केट के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? ओलिगोपॉली हमारी हायर इंटरडिपेंडेंट मार्केट इंडस्ट्री है। क्या है? हायर इंटरडिपेंडेंट इंडस्ट्री। इस वजह से मेरा असर्शन गलत हुआ।
समझ में आया ससन गलत होने का रीजन? क्योंकि यहाँ पे हमें ऑटो कंपनी के बारे में बोल रखा, और ऑटो कंपनीज मेरी ओलिगोपॉली मार्केट के अंदर आता है, जो हाईली इंटरडिपेंडेंट होती है, जिसके अंदर मैं किंग्ड डिमांड कर्व भी पढ़ती हूँ। ओके, नेक्स्ट ग्लोबलाइजेशन के बारे में बोल रखा है। ग्लोबलाइजेशन बेसिक क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है, बेसिक सेंस ऑफ ह्यूमर से आप कर सकते हो। ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू फ्री क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कैपिटल, इंफॉर्मेशन एंड द पीपल। हाँ, बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन दे रखी है आपको यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन की। कंट्री आर कंसिस्टेंटली इन्वॉल्व इनोवेटिव मार्केटिंग बैरियर दैट WTO कंपेटेबल। WTO आपके कौन से बैरियर लगाता है, मेरे को ये बताओ। मेरे दो तरीके के बैरियर होते हैं, एक होता है टैरिफ, एक होता है नॉन टैरिफ। WTO की कंपेटेबिलिटी के अकॉर्डिंग मेरे को टैरिफ बैरियर मैं लगा सकता हूं, लेकिन मुझे नॉन टैरिफ बैरियर नहीं लगानी चाहिए। नॉन टैरिफ बैरियर इलीगल नहीं है, नॉन टैरिफ बैरियर इलीगल नहीं है, लेकिन इनको WTO थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करके चलता है ताकि हम फ्रीली मूव कर सकें। तो आपका रीजन भी करेक्ट है, आपका असर्शन भी करेक्ट है, लेकिन ग्लोबलाइजेशन का रीजन ये नहीं दे रखा, मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ये। गॉट इट? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट बनेगा, क्योंकि ग्लोबलाइज यहाँ पे रीजन में दे रखा है कंट्री आर कंसिस्टेंटली इन्वॉल्व इन इनोवेशन मार्केटिंग बैरियर। यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन के बारे में बता रखा, और यहाँ बता रखा है अपोजिट की कंट्री इनोवेशन लेके आ रही है नए नए मार्केटिंग बैरियर के अंदर, जो WTO के लिए कंपेटेबल है, WTO के अकॉर्डिंग कंपेटेबल है। समझ में आया रीजन? सही तो है कि हाँ नए नए इनोवेटिव बैरियर आ रहे हैं, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। फोर्थ, टैक्स शुड नॉट बी चार्ज ऑन डिविडेंड इनकम फ्रॉम द शेयर होल्डर। ये डिविडेंड क्या होता है? शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर में क्या डिफरेंस होता है, पहले तो मुझे ये बता दो। डिविडेंड क्या होता है? शेयर होल्डर स्टेक होल्डर में क्या डिफरेंस होता है? Some economics are opinion that when tax are already being paid on the profit of the company and balance is distributed as a dividend of the owner, tax are not levied on them. Yes, आंसर ए इज योर करेक्ट। देखो, सबसे पहले डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड आपकी इनकम होती है, किसकी? शेयर होल्डर्स की। अब ये शेयर होल्डर क्या होते हैं? शेयर होल्डर वो पर्सन होते हैं जिन्होंने आपकी कंपनी का शेयर खरीदा है। वहीं पे स्टेक होल्डर क्या होते हैं? स्टेक होल्डर वो पर्सन होते हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके बिजनेस में इन्फ्लुएंस करते हैं। आपके कॉम्पिटिटर्स, आपके एम्प्लॉयज, आपके कंज्यूमर्स, आपके कस्टमर, स्टेक होल्डर इंक्लूडिंग योर शेयर होल्डर। स्टेक होल्डर मेरा बड़ा कंसेप्ट है और शेयर होल्डर इसी के अंदर आता है। स्टेक होल्डर में वो सभी पर्सन आ जाएंगे जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेरे बिजनेस से लिंक करते हैं। तो यहाँ और जो आपका शेयर होल्डर है, इनको हम रियल ओनर ऑफ बिजनेस बोलते हैं। ये हमारे रियल ओनर होते हैं बिजनेस के। इनको जो आप प्रॉफिट देते हो, वो सारे प्रॉफिट ऑन चार्ज को सबका टैक्स पे करके, सारे जो भी फिक्स्ड कॉस्ट का बर्डन है उसको बियर करने के बाद इन्हें आप पैसा देते हो। प्रॉफिट का हिस्सा लेते हैं ये। फिक्स्ड कॉस्ट का बर्डन, लाइक फिक्स कॉस्ट का बर्डन, आपने लोन ले रखा है, लोन को रीपे करोगे, उसका पेमेंट पहले करोगे, इनको बाद में दिया जाता है। तो कुछ इकोनॉमिस्ट ये भी मानते हैं, उनके ओपिनियन के अकॉर्डिंग ये है कि जब कंपनी ऑलरेडी टैक्स पे कर चुकी है, उसके बाद वो हमारे शेयर होल्डर्स को पैसा आ रहा है, तो उसमें से भी क्यों हम एज ए डिविडेंड या एज ए सॉरी उसमें से भी हम क्यों टैक्स देंगे? क्योंकि देखो, कंपनी का पहले टैक्स उनकी IEB, देखो मैं आपको बताती हूँ कैसे होता है ये, एक सेकंड रुकना। देखो, यहां होता है सेल्स, सेल्स में से आप वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हो, आपका कंट्रीब्यूशन आता है, देन आप फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करते हो, यहाँ आपका EBIT आता है। ये EBIT क्या है? यही आपका प्रॉफिट है।
अब इस प्रॉफिट में से ईबीआईटी में से आप ईबीटी माइनस करते हो, मतलब टैक्स वगैरह माइनस करते हो, तो आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स आता है। इंटरेस्ट माइनस किया तो टैक्स, इंटरेस्ट माइनस किया ईबीटी आया, माइनस करेंगे टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स। यहां जो आपका ये टैक्स और इंटरेस्ट दोनों पे करने के बाद पैसा आता है, ये हमारा एक्चुअल रियल प्रॉफिट होता है। और इसमें इसके ऊपर जो मैं टैक्स पे करता हूँ वो तो मैं ईबीआईटी पे करता हूँ, जो मैं टैक्स पे करता हूँ तो इस ईबीआईटी पे करता हूँ, इस वाले पे। और जो मेरे को एज ए डिविडेंड देना होता है वो ये वाला, यहाँ पे ये वाला पैसा होता है, ये वाला प्रॉफिट, जो मैं इंटरेस्ट और टैक्स देने के बाद मेरा बचता है। जब मैं एक बार पहले टैक्स दे चुका हूं तो मैं दोबारा क्यों दूं? करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, समझ में आया? नेक्स्ट, ड्राइवर ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के ड्राइवर्स कौन से होते हैं? ग्लोबलाइजेशन अगर आपको करनी है तो आपको क्या क्या चीजें चाहिए? बेसिक क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चेक कर रहा है बस आपकी, और कुछ भी नहीं है इसमें। 4 पॉइंट लिख लो बस। ग्लोबलाइजेशन के लिए आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, ग्लोबलाइजेशन के लिए आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, प्रोडक्शन एंड मार्केट, प्रोडक्शन मार्केट, दीज आर द 4 ड्राइवर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब देखो, पॉपुलेशन मोबिलिटी ऑफ, स्पेशली ऑफ लेबर्स, लेबर्स की मोबिलिटी क्या जरूरी है? लेबर मूव करेंगे तभी तो मुझे टेक्नोलॉजी का पता चलेगा, या ऐसा कुछ रिलेट कर पाओगे? हो सकता है क्या ऐसा कुछ? बिल्कुल। हमारे पास टेक्नोलॉजी कैसे आती है? देखो, एज ए ह्यूमन बीइंग मैं किसी दूसरी कंट्री में जाऊंगा, मैं यहाँ की टेक्नोलॉजी को अपने साथ ही तो लेके जाऊंगा, यहीं थोड़ी ना छोड़ के जाऊंगा। नेक्स्ट, फाइनेंशियल फ्लो, हाँ मैंने इन्वेस्टमेंट देखा ही, डायरेक्ट फाइनेंशियल फ्लो। एक्सपोर्टिंग, ग्लोबलाइजेशन के लिए आपका एक्सपोर्टिंग नहीं होता। अगर आप एक्सपोर्ट करो, दिस इज योर इंटरनेशनल लेवल ओनली, ये आपका सिर्फ इंटरनेशनल लेवल है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट की हेल्प से आप ग्लोबलाइजेशन की तरफ नहीं बढ़, ये एक स्टेप है ग्लोबलाइजेशन तक जाने का, आप ये कह सकते हो। असेंबली ऑपरेशंस नहीं, ड्राइवर नहीं बनेगा ये भी आपका। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या सही नहीं है? इसमें डायरेक्टली बता देती हूँ। ऑप्शन नंबर 3, डिस्ट्रिक्ट फॉर्म शेल कंसिस्ट 4 मेंबर, नहीं ऐसा नहीं होता। डिस्ट्रिक्ट फॉर्म के अंदर आपके या तो 3 मेंबर होते हैं, एंड समटाइम इट डिपेंड ऑन स्टेट, इट डिपेंड स्टेट टू स्टेट। गॉट इट? तो ये यहाँ पे गलत है। अब सही क्या क्या वो भी रीड कर लो। डिस्ट्रिक्ट फॉर्म के अंदर लेडी सोशल वर्कर का होना जरूरी है, बिल्कुल। स्टेट कमीशन शेल कंसिस्ट ए पर्सन वो इज एन हैज बीन ए जज ऑफ हाई कोर्ट, यस, ये नो नहीं आएगा। नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन शेल कंसिस्ट ए पर्सन वो इज और हैज बीन ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यस बिल्कुल। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ WTO? WTO का क्या काम होता है? WTO कब बना था? WTO की हिस्ट्री ले आओ पूरी की पूरी, 1995। WTO से पहले क्या था? गेट था। गेट कब बना था? गेट बना था हमारा 1946 या 42, एक बार ये मैं कंफर्म करती हूँ। और गेट हमारा बंद हुआ था 1955 में। गेट हमारा बंद हुआ था 1955 में। इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड एक और ऑर्गेनाइजेशन आती है मेरी, अंकार्ड। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन और है जो कि है मेरी अंकार्ड। नाइनटीन 46 नहीं, ये 47 आएगा।
1947 से 55। जो आपका ये गेट था, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, दिस इज मल्टीलेटरल एग्रीमेंट की समझौता करके किसी ने एग्रीमेंट कर लिया, दो कुछ कंट्रीज ने आपस में मिलके एक एग्रीमेंट कर लिया। अब इसका चेंज होने का रीजन क्या था, ये हमारा क्योंकि फर्स्ट रीजन मेन सर्विस के ऊपर वर्क नहीं करता था, सेकंड रीजन गेट का जो आपके प्रोविजंस दे रखे थे वो बहुत ज्यादा वीक पड़ गए थे, गेट को रूल्स रेगुलेशन को तोड़ना इजी था, गेट के अंदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के रिलेटेड कोई भी प्रोविजन नहीं था, इसीलिए हमने गैट को रिप्लेस करके आया हमारा WTO। गैट बना था 1947 में, गैट बंद हुआ था 1955 में, WTO आया था 1995 में। एंड अंकार्ड हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो UN बॉडी है, ये हमारी 1964 में आई थी। प्रेजेंटली गैट नहीं है, अंकार्ड एंड WTO हमारी वर्क कर रही हैं। WTO के अंदर करंटली अभी 164 मेंबर्स हैं। गॉट इट? अब बता दो आंसर। अब बता दो आंसर फटाफट। टू फैसिलिटेट इम्प्लीमेंटेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, बिल्कुल। कैरी आउट द प्रोडक्ट पीरियोडिक रिव्यू ऑफ ट्रेड पॉलिसी, बिल्कुल। एस्टैब्लिश मल्टीलेटरल सिस्टम फॉर द पेमेंट, पेमेंट का काम WTO का नहीं है, पेमेंट में या तो आपका वर्ल्ड बैंक आएगा या IMF आएगा। प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन, अगेन मनी का काम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी, A एंड B इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस, ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस से ही हमारी क्या आई थी, IMF एंड वर्ल्ड बैंक। कब हुई थी ये ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस, ये पूछ रखा है, बहुत इजी क्वेश्चन, 1944 के अंदर हुई थी। वर्ल्ड बैंक के अंदर कितने मेंबर्स हैं, वर्ल्ड बैंक में 5 मेंबर है, IBRD एंड IDA, इन दोनों को मिलाकर मैं वर्ल्ड बैंक बोलता हूं। पार्ट ऑफ सोशल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, किसके लिए कंपल्सरी है, इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री, इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जिसने CSR को मैंडेटरी किया था। कितना परसेंट, 2%। इसके लिए कंडीशन है टर्नओवर की, कितना परसेंट, कितना टर्नओवर होना चाहिए, टर्नओवर होना चाहिए आपका 1000 करोड़ या उससे ज्यादा। नेट वर्थ होनी चाहिए आपकी 500 करोड़ या उससे ज्यादा, 500 करोड़ या उससे ज्यादा। प्रॉफिट होना चाहिए आपका 5 करोड़ या उससे ज्यादा। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती है ऑन एन एवरेज ऑफ लास्ट 3 ईयर, तो आपके लिए मैंडेटरी है कि 2% आपको CSR के अंदर देना पड़ेगा। CSR की हमारी कुछ कमेटियां भी हैं, उसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कैडबरी रिपोर्ट आई थी हमारी CSR से रिलेटेड, 1992 में आई थी, क्या, कैडबरी रिपोर्ट। नेक्स्ट हमारी प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस किसने दिए थे, प्रिंसिपल्स ऑफ CSR किसने दिए थे, OECD ने दिए थे। ये OECD क्या है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। अब इसका आंसर दे दो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ CSR टू कंज्यूमर, ध्यान रखना कंज्यूमर के लिए पूछा है। रीजनेबल चेंजेस इन द प्रॉपर सिस्टम फॉर द अकॉम्प्लिशमेंट एंड प्रमोशन, नहीं, ये तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया ना, कंज्यूमर के लिए पूछा है। टू सप्लाई गुड्स एट रीजनेबल प्राइस, हाँ, ताकि कंज्यूमर को फायदा हो। इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, अगेन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड, हाँ, कंज्यूमर को कोई दिक्कत है, कोई ग्रेवियंस है, कोई प्रॉब्लम है तो उसे सुना जाना चाहिए, ये कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। देन ऑप्शन नंबर B एंड D इज योर करेक्ट ऑप्शन। गॉट इट? नेक्स्ट, असर्शन रीजन बेस है इंडस्ट्रियल लिबरलाइजेशन, LPG पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन कब आई थी, 1991 में आई थी। इससे पहले अभी की क्या है, अभी हमारी फॉरेन पॉलिसी है, अभी हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है इससे पहले वाली कौन सी थी, वो हमारी 5 ईयर सनसेट के बेस पे आई थी। अभी जो हमारी फॉरेन पॉलिसी
2023 के अंदर आई है, उसका नो सनसेट पीरियड। डिफरेंस भी आ जाता है, पहले वाली पॉलिसी में क्या था अब क्या है। इसका कोई सनसेट पीरियड नहीं है, इससे पहले वाली पॉलिसी का 5 साल का सनसेट पीरियड था। ये बनाई तो वैसे 2015 से 20 तक गई थी, इससे पहले जो हमारी पॉलिसी है 2015 से 20 तक बनाई गई थी, लेकिन इसको आगे 23 तक यूज किया गया। उसका रीजन क्या था? फर्स्ट रीजन तो कोविड-19 था, एंड सेकेंड रीजन हमारी ये यूक्रेन वॉर वगैरह हो गई थी, वो था। गॉट इट? Industrial liberalization become an imperative condition for the growth of focus of competitive, leading to higher efficiency in the productivity of Indian industry. Industrial development and the curbing of poverty is the only possible through government intervention. Are you sure कि industrial development सिर्फ और सिर्फ government intervention से हो सकती है? बिल्कुल गलत। यहीं पे आंसर आ गया हमारा, आ गया ना? A is correct, but R is not the correct explanation of A. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट? इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? आपसे सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट के बारे में पूछ रखा है। सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि आपको इस तरीके से डेवलपमेंट करनी है कि प्रेजेंट जनरेशन आपकी हार्म ना हो, फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज आप बचा के रख सको, सस्टेन कर सको, रिसोर्सेज आपके खत्म ना हो जाए। तो सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट इस तरीके से डेवलपमेंट करना कि ना प्रेजेंट जनरेशन हार्म हो और फ्यूचर के लिए भी हम कुछ प्रोटेक्ट कर सके, कुछ बचा सके। तो ये होता है सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट। अब बताओ क्या सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट नहीं है? Sustainability development means an attempt to achieve the balance between the economic growth and कंजर्वेशन आएगा यहाँ पे, SERVA, कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। Sustainability means meeting the need of industry without compromising the need, इंडस्ट्री की नीड। आप आंसर दोगे वैसे अभी तो। Sustainability means creating of sufficient surplus budget through stock capital including land. इसका आंसर आप दोगे फटाफट। अब क्या सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट नहीं है? क्या हमने सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट कहीं सरप्लस बजट की बात करी? नहीं। बजट सही है, सरप्लस में डेफिसिट है, डजंट मैटर। फ्यूचर के लिए भी बेटर काम हो और आज के लिए भी। फ्यूचर को प्रोटेक्ट करना, इकोनॉमिक ग्रोथ को साथ लेके चलना। आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बनेगा। ना तो हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट देखते हैं सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट के अंदर, ना ही हम यहाँ पे सफिशिएंट इनसफिशिएंट बजट या डेफिसिट सरप्लस बजट को देखते हैं। गॉट इट? सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करती है। इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए बाय द कंजर्वेशन एंड द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, एनवायरमेंट भी हार्म ना हो और ग्रोथ भी हो जाए, वो होता है सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट। मैचिंग कंसेप्ट, सॉरी मैच करेंगे आप आइटम को। एक ये क्या है? ये आपका एनवायरमेंट से रिलेटेड है। एनवायरमेंट क्या? एनवायरमेंट मेरा दो तरीके का होता है, एक होता है इंटरनल एनवायरमेंट, एक होता है एक्सटर्नल एनवायरमेंट। एक्सटर्नल एनवायरमेंट अगेन मेरा दो तरीके का होता है, एक होता है माइक्रो, एक होता है मैक्रो। इंटरनल के अंदर क्या आ जाएगा? इंटरनल के अंदर जो वो सारी की सारी चीज दैट ए बिजनेस कैन कंट्रोल। इंटरनल एनवायरमेंट के अंदर वो सारी चीजें आएंगी जो एक बिजनेस कंट्रोल कर सकता है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, जितने भी इंटरनल एनवायरमेंट के कंपोनेंट आएंगे वो सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर बिजनेस को इम्पैक्ट करेंगे, ना कि पूरी इंडस्ट्री को। क्या क्या आ सकता है इसमें? आ सकता है आपके एम्प्लॉयज तो नहीं, सॉरी, आपके बिजनेस का विजन आ सकता है। एम्प्लॉयज कहाँ आएंगे फिर? यहाँ लिखो इस एम्प्लॉयज को और मेरे को बताना कहाँ आएंगे। आपके बिजनेस का विजन आ सकता है, आपके बिजनेस का ऑब्जेक्टिव आ सकता है, आपके बिजनेस का मिशन आ सकता है, आपकी पॉलिसीज आ सकती हैं। ये सब क्या है? इंटरनल एनवायरमेंट ऑफ आवर बिजनेस। देन एक्सटर्नल एनवायरमेंट, एक्सटर्नल एनवायरमेंट दैट कैन नॉट बी कंट्रोल, जिसको आप फुली कंट्रोल नहीं कर सकते। मैंने वर्ड बोला फुली कंट्रोल नहीं कर सकते। तो उसमें से जो माइक्रो एनवायरमेंट है वो ऐसा जिसको आप कंट्रोल तो नहीं बट यस यू कैन मैनेज।
एंड मैक्रो एनवायरमेंट जिसको आप बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकते हो, ना ही मैनेज कर सकते। मैक्रो एनवायरमेंट के लिए आप निमोनिक याद रख लो, ये आपका मॉडल भी है पेस्टल। पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल एंड लीगल, ये ऐसे इम्पैक्ट जो सिर्फ और सिर्फ आपके बिजनेस को नहीं, पूरे के पूरे इंडस्ट्री को इम्पैक्ट करेगा। दिस इज मैक्रो एनवायरमेंट। माइक्रो के अंदर आपके जो एम्प्लॉयज, मैंने ये बोला, ये माइक्रो में आएंगे। और क्या क्या आएगा माइक्रो में? आपके एम्प्लॉयज आ सकते हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स आ सकते हैं, आपके कस्टमर आ सकते हैं, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते बट यू कैन मैनेज। गॉट इट? अब मेरे को इसका, इस क्वेश्चन का आंसर दे दो सारे फटाफट। देखो, पॉलिटिकल एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज, जहां पे पॉलिटिकल आ गया वो कहीं ना कहीं लीगल एनवायरमेंट बनेगा। वो मेरे लो रूल रेगुलेशन से 2 का 4, 2 का 4 एक से ही होगा, एक से ही होगा। हो गया करेक्ट आंसर। बाकी भी देख लो। इकोनॉमिक एनवायरमेंट, इकोनॉमिक एनवायरमेंट दे रखा है आपके ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड, आपका कितना पैसा लगेगा ट्रेड ट्रांसपोर्टेशन में। देन आपका 3 का 1 सोशल कल्चर आपकी एथिक्स की बात करता है। डेमोग्राफिक आपकी इकोनॉमिक की बात कर सकता है, डेमोग्राफिक, ठीक है। फॉर विच वन ऑफ द बेसिस स्ट्रक्चर एडजस्टमेंट प्रोग्राम अंडरटेक इन 1991। यहाँ पे स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम बोल रखा है आपकी 1991 की एलपीजी पॉलिसी के बारे में। यहाँ ये पूछ रखा है इसमें से क्या चीज हमारी एलपीजी पॉलिसी में थी। दो आंसर फटाफट। अब क्या था हमारा एलपीजी पॉलिसी के अंदर? अच्छा, ये थोड़ा सा कटिंग कंपटीशन अगेंस्ट प्राइवेट, प्रीडोमिनेंट, ये प्रीडोमिनेंट है। इकोनॉमिक, ये लाइसेंसिंग है आपका, LI आएगा यहाँ पे, CENSING। गॉट इट? एलपीजी पॉलिसी के अंदर क्या था क्या नहीं था, बताओ फटाफट। एलपीजी पॉलिसी क्यों आई थी भाई? एलपीजी पॉलिसी का बेसिक रीजन क्या था आने का? ताकि हम फ्री इकोनॉमी को एक्स्टेब्लिश कर सकें। बिल्कुल सिंपल रीजन, फ्री इकोनॉमी, ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी, फ्रीली ट्रेड हो सके। नेक्स्ट, एनवायरमेंट से रिलेटेड है, होमवर्क में ले लो। एनवायरमेंट पूरा करवा चुके, इसको सारे बच्चे कमेंट करेंगे। Buyer for the several industry, the potential competitor, they may integrate backwards. They have different degree of bargaining power. ये different degree of bargaining power हम इकोनॉमिक्स के अंदर भी पढ़ेंगे। इसका आंसर दो मुझे। अरे भाई, अलग एक बायर के पास हमारे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। बायर के लिए जो आपकी सेवरल इंडस्ट्रीज है वही तो उसके पोटेंशियल कॉम्पिटिटर बनेंगे। लेकिन जैसे अब आपके पास ऑप्शन है कि आपको लक्स का साबुन परचेज करना है, आपको डव का साबुन परचेज करना है, या आपको पतंजलि परचेज करना है, तो जो लक्स का बायर होगा वही इंडस्ट्री के जो और बाकी फर्म्स हैं या बाकी कंपनीज वही तो उसे पोटेंशियल कॉम्पिटिटर बनेंगे। और उसी की वजह से दे में इंटीग्रेट बैकवर्ड, हो सकता है कि वो कंपटीशन में पीछे रह जाए। बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि भाई सबके पास अपनी डिफरेंट डिफरेंट बार्गेनिंग पावर होती है। लक्स किसी को सस्ता पड़ता है, लक्स किसी को इजीली अवेलेबल होता है, एंड सो ऑन। रीजन भी बिल्कुल सही है आपका, ऑप्शन ए इज करेक्ट। Which one of the following is governing factor in deciding the type of redressal agency which deal with the dispute of consumer? डिस्प्यूट ऑफ कंज्यूमर, ध्यान से पढ़ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज गवर्निंग फैक्टर? कौन सा गवर्निंग फैक्टर है? इन विच टाइप ऑफ रिड्रेसल एजेंसी, आपके टाइप ऑफ रिड्रेसल एजेंसी कौन सी है? डिस्ट्रिक्ट,
नेशनल यही पढ़ते हो ना, डिस्ट्रिक्ट लेवल, नेशनल लेवल एंड ऑल, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल। अब आप एज ए कंज्यूमर कोई केस करते हो तो वो केस आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएगा, नेशनल लेवल पे जाएगा, स्टेट लेवल पे जाएगा। ये चीज किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, ये पूछ रखा है आपसे। ये चीज डिपेंड करती है कि आपकी उस गुड्स की वैल्यू कितनी थी। समझ में आया? एक बार क्वेश्चन को दोबारा रीड कर लो, किसी को डाउट हो तो पूछ लो भाई। क्या क्या प्रिक्यूरनरी लिमिट क्या है? डिस्ट्रिक्ट की आपकी है 20 लाख, स्टेट की है आपकी 20 लाख से 1 करोड़ तक की, नेशनल की आपकी 1 करोड़ या उससे ज्यादा की। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रेगुलेटरी रोल, प्रमोशनल रोल, एंटरप्रेन्योरल रोल और प्लानिंग रोल, ये आपको गवर्नमेंट के रोल दे रखी हैं। गवर्नमेंट क्या क्या काम करती है उसके बेसिस पे आपको बताना है। अब बताओ। देखो, एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है? एंटरप्रेन्योर क्या करता है? एंटरप्रेन्योर आपका प्लान बनाता है कि काम कैसे होगा। तो एंटरप्रेन्योरल रोल क्या? एंटरप्रेन्योरल रोल आपका डिसाइड करेगा कितने रिसोर्स कितने टाइम के अंदर यूज होंगे एंड सो ऑन। सी का बनेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एंड आपका आंसर आ गया। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। एंटरप्रेन्योर तो मेरा कैपिटल इन्वेस्ट करेगा, नहीं, ये नहीं होगा। एंटरप्रेन्योर मेरा कैपिटल इन्वेस्ट करेगा। रेगुलेट करना किया जाता है विद द हेल्प ऑफ हाई इंपोर्ट ड्यूटी। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट बनेगा यहाँ पे। प्रमोशनल रोल, मेजर कंट्रोल, हाँ, ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट आंसर बनेगा। गॉट इट। नेक्स्ट, कॉर्पोरेट कल्चर इज जनरली कंसीडर्स एंड इधर क्लोज और थ्रेटनिंग। कॉर्पोरेट कल्चर मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर ज्यादातर क्लोज होता है। क्लोज का मतलब क्या है? जहां पे फिक्स्ड रूल रेगुलेशन स्ट्रक्चर के अंदर काम हो रहा है, हायरार्की के अंदर काम हो रहा है। हाँ, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्ट्रक्चर फिक्स्ड होता है। हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टॉप लेवल कौन है, मिडिल लेवल कौन है, लोअर लेवल कौन है, उनकी हायरार्की फिक्स्ड होती है और उसी के हिसाब से काम होता है। असर्शन हमारा बिल्कुल सही है। Corporate culture style on the functioning of top management factor, important factor determined for the इंट्रीमेंट ऑफ कंपनी है। ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस टाइप है, एक सेकंड, मैं इसको एक बार चेक करती हूँ। ये वर्ड क्या है? इंटरनल एनवायरमेंट ऑफ कंपनी है ये। डिटरमाइन द इंटरनल एनवायरमेंट ऑफ कंपनी। Corporate culture and the style of functioning of top management is an important for determine the internal environment of company. Yes. कॉर्पोरेट कल्चर और कॉर्पोरेट स्टाइल से ही जो जैसा टॉप मैनेजमेंट रखेगा, अगर टॉप मैनेजमेंट ने ही आपको खुली छूट देगी, कोई क्लोज सर्कल नहीं रखा, उसने फ्रीली आपको बोला, कोई किसी से बात कर रखा, किसी तरीके का कोई थ्रेटनिंग एक्ट वो करता ही नहीं, किसी को डरा धमका के रखता ही नहीं, तो क्लोज कॉर्पोरेट कल्चर की हमें इतनी जरूरत नहीं है ना कि ठीक है भाई हम फ्रीली वर्क कर रहे हो, एक डेमोक्रेटिक तरीके से वर्क कर रहे हैं जहां पे सबके डिसीजन इंपॉर्टेंट है। बहुत करेक्ट एंड द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। लास्ट सेकंड क्वेश्चंस ऑफ टुडेज क्लास, 20 क्वेश्चन करेंगे हम। इफ द वर्कर डेवलप एन एटीट्यूड फॉर नॉन कॉपरेशन विद मैनेजमेंट, ए रिप्रेसिव इकोनॉमिक सिस्टम में नीड टू सेट द राइट इंडस्ट्रियल डिसऑर्डर। जब वर्कर का एटीट्यूड ही ये बन जाता है कि मेरे को तो मैनेजमेंट के साथ कोऑपरेट करके चलना ही नहीं,
तो उस केस के अंदर मैनेजमेंट को ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ नेगेटिव डिसीजन लेने पड़ते हैं। बिल्कुल सही बात है। बाय फुलफिलमेंट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स स्टेक होल्डर shareholder, employees, consumer, government and community, a business achieve economic growth by increase public image। हाँ, CSR को मैंडेटरी क्यों किया गया? CSR के जो आपके बेनिफिट हैं, CSR के बेनिफिट आपकी ऑर्गेनाइजेशन को भी मिलते हैं, आपकी कंपनी को भी मिलते हैं और आपकी सोसाइटी को भी मिलते हैं। सोसाइटी को तो आप सबकी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, अच्छी एजुकेशन मिलेगी। ऑर्गेनाइजेशन को क्या कि उनकी एक पब्लिक इमेज क्रिएट होगी, है ना? तो दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन क्या है, कब आया था? प्लानिंग कमीशन इसने किसको रिप्लेस किया था? प्लानिंग कमीशन हमारा 1951 के अंदर आया था। इसको रिप्लेस करके अभी नीति आयोग वर्क करता है। फर्स्ट पॉइंट, नीति आयोग के अंदर मेरा 3 ईयर एंड 7 ईयर का एजेंडा है। इसके अंदर 5 ईयर का कोई प्लान नहीं है। ये पॉइंट याद रखना, नीति आयोग कोई भी 5 ईयर प्लान नहीं बनाता। 7 ईयर का वो आपका एक ब्लूप्रिंट बनाता है फ्यूचर में कैसे काम करना है। 3 ईयर, 7 ईयर एंड 10 ईयर पे वर्क करता है। ये 5 ईयर नहीं है नीति आयोग में। कंपटीशन एक्ट कब आया था? 2002 के अंदर आया था। कंपटीशन एक्ट क्या बोलता है? कंपटीशन एक्ट फेयर कंपटीशन को प्रमोट करता है। मोनोपोली, यहाँ कंपटीशन एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव ही ये है कि कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। ये अडारियन नहीं, ये नहीं आएगा। कैडबरी कमेटी बता दो आप, ओनली इसको काट दो। कैडबरी कमेटी मैंने अभी बताई, अभी CSR की कमेटीज के साथ बताई थी मैंने। कैडबरी कमेटी कब आई थी? कैडबरी कमेटी आई थी मेरी 1991 के अंदर। प्लानिंग कमीशन आया था मेरा 1951 के अंदर। कंपटीशन एक्ट एंड द रंजन कमेटी अगर आपको नहीं भी पता होगा देन हमारा तो क्वेश्चन सोल्व हो गया। आंसर 3 इज करेक्ट आंसर। थोड़े से क्वेश्चन और कर ले, चलो 20 30 कर लेते हैं, ज्यादा नहीं करेंगे। इसको रहने दो, कहेंगे इतना। चलो, सेंट्रल बैंक हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इन सेविंग, इन्वेस्टमेंट एंड कंज्यूमर स्पेंडिंग इन इकोनॉमी इन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी? मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, इंडस्ट्रियल एंड फॉरेन एक्सचेंज। देखो, सबसे पहले फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी फर्स्ट पॉइंट गवर्नमेंट बनाती है। सेकंड पॉइंट, इसके अंदर हमारा टैक्सेशन से रिलेटेड प्रोविजंस आते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी RBI बनाती है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मनी सप्लाई को कंट्रोल करना। मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल किया जाता है? मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के? मैं पूरा मॉनेटरी पॉलिसी बता देती हूँ। मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट आते हैं मेरी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव, सबसे पहला क्वांटिटेटिव LRR, लीगल रिजर्व रेशियो। लीगल रिजर्व रेशियो में मेरी 2 रेशियो आती हैं, CRR एंड SLR। CRR मेरा वो पैसा जो मेरे को कैश की फॉर्म में बैंक, एक कॉमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ता है। CRR क्या? CRR मेरा वो पैसा जो मुझे कैश की फॉर्म में मैं हूं कॉमर्शियल बैंक, जो कॉमर्शियल बैंक को कैश की फॉर्म में RBI के पास रखना पड़ता है, वो CRR। और अगर कैश के अलावा मैं किसी और फॉर्म में भी रख सकता हूं, लाइक गोल्ड, बॉन्ड एंड ऑल सॉरी, तो वो है हमारा SLR। पहला क्लियर। नेक्स्ट आती है मेरी बैंक रेट, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। ये क्या होता है? अब ये होता है मेरे इंटरेस्ट रेट। किस चीज के इंटरेस्ट रेट? देखो,
सबसे पहला बैंक रेट एंड रेपो रेट को समझो। मेरे पास एक होता है कॉमर्शियल बैंक, एक होता है मेरा आरबीआई जो कि है मेरा सेंट्रल बैंक, इसको मैं आरबीआई लिख लेती हूँ। कॉमर्शियल बैंक हो गया मेरा एसबीआई, एसबीआई ठीक है। अगर एसबीआई आरबीआई से लोन लेने जाता है शॉर्ट पीरियड के लिए, 2 दिन 3 दिन या कुछ घंटों के लिए, तो उस रेट को बोला जाता है हमारा रेपो रेट। शॉर्ट की बजाय ये जाता है अब लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो रेट होता है मेरा बैंक रेट। अब हो गया उल्टा, ये उल्टी गंगा बहगी। अब आरबीआई जो है वो एसबीआई के पास आ रहा है शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लेने। उल्टी गंगा बही तो मैंने क्या वर्ड यूज किया, रिवर्स। दिस इज रिवर्स रेपो रेट। नेक्स्ट होता है मेरा इसमें ओपन मार्केट ऑपरेशंस, OMR। ओपन मार्केट ऑपरेशंस में क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस में गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को परचेज एंड सेल किया जाता है। परचेज कब करूंगा, जब इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, मनी फ्लो बहुत ज्यादा है, जो सेंट्रल बैंक आपका आरबीआई परचेज कर लेगा गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को। परचेज करने से लोगों के हाथ में पैसा नहीं बचेगा, इन्फ्लेशन कम हो जाएगी, महंगाई कम हो जाएगी, लोग डिमांड कम करेंगे। सेल कब करेंगे, सेल हम जब करेंगे जब मैं चाहती हूं कि लोग डिमांड करें। गॉट इट। नेक्स्ट आती है मेरा नेक्स्ट ये था क्वांटिटेटिव मेथड्स, ये है मेरे क्वालिटेटिव मेथड। क्वालिटेटिव मेथड के अंदर आता है मेरा मोरल सुजेन, मोरल सुएसन भी बोलते हैं कई से, मोरल सुएजन या मोरल सुजेन जो भी आप प्रोनाउंस करना चाहते हैं, नो प्रॉब्लम। मोरल सुएजन में क्या होता है, सुएजन इज लाइक कि आपको परस्यू किया जा रहा है विद प्रेशर। मोरल सुएजन को याद रखो, परस्यू विद प्रेशर, कि आरबीआई आपको सजेशन देता है कि चुपचाप इस इंडस्ट्री को लोन तू नहीं देगा, और देगा तो लिमिट का देगा, तो प्रेशर के साथ आरबीआई तुम्हें वार्निंग देके जा रहा है। दिस इज मोरल सुएजन। नेक्स्ट आपका मार्जिनल रिक्वायरमेंट, मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट के अंदर क्या आता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट के अंदर आता है कि जैसे मेरे को लेना है लोन, मेरे को लोन लेना है 10 करोड़ का, अगर मुझे 10 करोड़ का लोन लेना है तो उसके लिए मुझे कोलेट्रल सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी 12 करोड़ की। वहीं पे दूसरी सिचुएशन है, मुझे 10 करोड़ का लोन लेने के लिए अब मुझे कोलेट्रल सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी 15 करोड़ की। तो जो ये कोलेट्रल सिक्योरिटी का डिफरेंस है, दिस इज माई मार्जिन रिक्वायरमेंट। लोन लेने के लिए मुझे कितना एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, 10,000 का लोन लेने के लिए या 10 करोड़ का लोन लेने के लिए 15 देना पड़ रहा है, तो मैं लोन कम लूंगा। 10 का लोन देने के लिए मुझे 12 ही देना पड़ रहा है, या 10 ही देना पड़ रहा है, या 11 ही देना पड़ रहा है एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी, तो मैं लोन ज्यादा लूंगा। दिस इज मार्जिन रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट आता है आपका राशनिंग ऑफ क्रेडिट, या क्रेडिट राशनिंग भी बोलते हैं आप इसे। क्रेडिट राशनिंग, क्रेडिट राशनिंग के अंदर क्या होता है कि आप क्रेडिट की लिमिट सेट कर देते हो कि एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर आप इससे ज्यादा क्रेडिट नहीं दोगे। दिस इज क्रेडिट राशनिंग। राशनिंग मतलब आपने डाइवर्सिफाइड कर दिया, आपने फिक्स्ड कर दिया कि इसके अंदर इतना, इसके अंदर इतना, इसके अंदर इतना, आपने रेशियो फिक्स कर दी कि यहाँ पे आपको कितना पैसा देना है। ये होता है क्रेडिट राशनिंग। पूरा का पूरा मॉनेटरी पॉलिसी का टॉपिक मैंने आपको एक ही क्वेश्चन में कवर करवा दिया। अब मेरे को इसका आंसर कोई भी बच्चा गलत नहीं देगा। बताओ, सेंट्रल बैंक क्या, आरबीआई सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द सेविंग इन्वेस्टमेंट। आरबीआई क्या करता है, क्या आरबीआई फिस्कल पॉलिसी बनाता है, काट दो। क्या इंडस्ट्रियल पॉलिसी आरबीआई बनाएगा, नहीं। फॉरेन एक्सचेंज आरबीआई करेगा, कर तो सकता है, लेकिन फॉरेन एक्सचेंज की पॉलिसी सिर्फ आरबीआई नहीं बना सकता। आंसर यहीं से आ गया। अगर आपको पक्का आता भी नहीं था, सिर्फ ये पता था कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी बनाता, तो भी आप इस आंसर को कर सकते थे। गॉट इट। नेक्स्ट
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैपिटलिज्म। अब ये कैपिटलिज्म क्या होता है? तीन तरीके की इकोनॉमी होती है मेरी। इकोनॉमी मेरी तीन तरीके की होती है। एक होती है मेरी कैपिटलिज्म, एक होती है मेरी सोशलिज्म, एंड एक होती है मेरी मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिज्म वो इकोनॉमी जिसके अंदर प्राइवेट पर्सन के हाथ में ज्यादातर चीजें होती हैं। प्राइवेट इंडिविजुअल कंट्रोल करता है, डिमांड एंड सप्लाई के कॉन्सेप्ट के ऊपर वर्क करती है। सोशल वेलफेयर नहीं होता, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। समझ में आया? सोशल इकोनॉमी गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, फर्स्ट पॉइंट। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चीजों की सप्लाई करी जाएगी, सेकंड पॉइंट। सोशल वेलफेयर पे मेन फोकस होता है, थर्ड पॉइंट। सोशल वेलफेयर ही इनका मेजर ऑब्जेक्टिव होता है, फोर्थ पॉइंट। मिक्स्ड इकोनॉमी कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म का मिक्स्ड आपका कहलाता है मिक्स्ड इकोनॉमी। अब इसमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक कैपिटलिज्म की नहीं है ये बता दो। इंडिविजुअल एंड एसोसिएशन बिवेयर ऑफ इकोनॉमिक प्रॉफिट, हाँ बिल्कुल इकोनॉमिक प्रॉफिट तो वो करते हैं। कंट्री मेजर आएगा यहाँ पे, कंट्री मेजर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट, आर यू श्योर? कैपिटलिज्म की चीजें गवर्नमेंट ऑन करती है? नहीं, ये मेरा करेक्ट आंसर बन गया। आगे मुझे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स हम पढ़ेंगे। गवर्नमेंट ऑन किस में करते हैं? गवर्नमेंट तो आपके सोशलिज्म के अंदर ऑन करती है। नेक्स्ट, प्रोड्यूसर कंज्यूमर एम्प्लॉय कंप्लाई अमोंग देम सेल्फ कंप्लाइज आएगा, एंड रिसोर्स अपॉर्चुनिटी, हाँ बिल्कुल। प्राइस एंड द इनविजिबल हैंड प्ले द प्रीडोमिनेंट इन द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। यस, ये डीमेरिट भी है वैसे कैपिटलिज्म की, ये डीमेरिट भी है मेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइलेंट फीचर्स? यहां पे साइलेंट कर लो, साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। इसमें से कौन सा एक साइलेंट फीचर नहीं है इंडस्ट्रियल पॉलिसी का? इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 एलपीजी। स्कोप ऑफ प्राइवेट सेक्टर enormously expand, yes. Public sector fully for several of the enterprise disinvestment, public sector disinvest करने लगा था काफी हद तक, yes. Indian industry is increasingly exposed of the foreign company monopoly or the dominant position of public sector is most of the industry। नहीं, मोनोपोली या डोमिनेंट पोजीशन पब्लिक सेक्टर की नहीं थी। ये हमारा 24 का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, द वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट टेंड टू वेरी हाई व्हेन देयर इज ए कंक्रीट, ये भी थोड़ा सा आई थिंक इसको छोड़ ही दो भाई, काफी ज्यादा टाइपिंग एरर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिलेटेड टू कंज्यूमरिज्म? कंज्यूमरिज्म क्या होता है? कंज्यूमरिज्म जहां पे कंज्यूमर के हित की बात करी जाती है, जहां पे कंज्यूमर को फेवर किया जाता है, कंज्यूमर के प्रोटेक्शन की बात होती है, वो होता है कंज्यूमरिज्म। तो यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट कंज्यूमरिज्म से रिलेटेड नहीं है? कंज्यूमरिज्म इज ए मैनिफेस्टेशन ऑफ फेलियर ऑफ बिजनेस टू गारंटी एंड एंश्योर कंज्यूमर लेजिटिमेट राइट। Consumerism manifestation of the failure of business guarantee to ensure consumer legitimate right। ध्यान से पढ़ना। गवर्नमेंट डज नॉट हैव एनी रोल इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन। क्या सच में गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता? अगर गवर्नमेंट का रोल नहीं होता तो क्या प्राइवेट सेक्टर आपके कंज्यूमर के प्रोटेक्ट करता इतना? अगर गवर्नमेंट का रोल नहीं होता क्या सीएसआर मैंडेटरी होता? ये मेरा करेक्ट स्टेटमेंट बनेगी। कंज्यूमरिज्म के अंदर गवर्नमेंट का रोल होता है। कंज्यूमरिज्म का मतलब क्या होता है कि कंज्यूमर अपने राइट के बारे में जाने, राइट्स को एंजॉय करे। कंज्यूमरिज्म इवोल्यूशन हमारा आज की ही मार्केट में ज्यादातर हमको देखने को मिलता है, रेदर देन कि हम बहुत ज्यादा पहले की बात करते हैं, देन ये भी ठीक है हमारी। Which of the following is not covered under नीति आयोग? ये मैंने आपको बताया है, ये मैंने अभी बताया था जब मैंने प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग बताया। नीति आयोग क्या है? नीति आयोग आया है प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर कर।
प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके हमारा नीति आयोग आया था, कब आया था? 2015 के अंदर। कौन सी गवर्नमेंट थी? मोदी गवर्नमेंट के टाइम पीरियड पे। प्लानिंग कमीशन के अंदर कोई 5 ईयर प्लानिंग अप्रोच, सॉरी, नीति आयोग के अंदर 5 ईयर प्लानिंग अप्रोच नहीं है, ये मैंने आपको बताया था। 3 ईयर एक्शन एजेंडा आएगा, 7 ईयर की स्ट्रेटेजी आएगी, 15 ईयर का विजन आएगा। आई थिंक मैंने उस टाइम आपको 3, 7 एंड 10 बताया था, ये 10 नहीं 15 ईयर का विजन है। 3 ईयर एक्शन एजेंडा, 7 ईयर स्ट्रेटेजी एंड 15 ईयर विजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्ड कॉर्पोरेट गवर्नेंस? कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर इंक्लूड होता है कि मैं अपने कॉर्पोरेशंस को अपने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव के साथ साथ अपने खुद के पर्सनल ऑब्जेक्टिव या अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सोशल, रेगुलेटरी एंड मार्केट एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करके चलो। ये आप थोड़ा थोड़ा रिलेट कर सकते हो CSR से। गॉट इट? अब करो क्वेश्चन। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रूल्स पूछ रखे हैं यहाँ पे। एवरी कंपनी मस्ट अपॉइंट इंडिविजुअल और ए फर्म एज ए ऑडिटर। हाँ, ऑडिटर की जरूरत पड़ती है। ऑडिटर क्या होता है? ऑडिटर जो पर्सन ऑडिट करता है आपके बिजनेस ऑफ अकाउंट को। ऑडिट कौन कौन करवाता है, मेरे को ये और बताओगे अभी। ऑडिट किसके लिए कंपल्सरी होती है? नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मस्ट अटेंड एटलीस्ट 3 मीटिंग इन ईयर। ये 3 नहीं, दिस इज 4 मीटिंग अटेंड करनी पड़ती है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को। 1 और मोर वुमेन डायरेक्टर आर रिकमेंडेड फॉर सर्टेन क्लास और कंपनी। यस। मैक्सिमम नंबर ऑफ परमिशेबल डायरेक्टर कैन नॉट एक्सीड 15 इन पब्लिक लिमिटेड कंपनी। हाँ, 15 से ज्यादा डायरेक्टर आप नहीं रख सकते। ये मेरे को अभी सारे बताओ, ऑडिटर के क्या प्रोविजंस होते हैं। अगर आपकी कॉर्पोरेट एंटिटी है, एक सेकेंड मैं यहां बना देती हूँ। ऑडिट के लिए अगर आपकी कॉर्पोरेट एंटिटी है, मतलब कंपनी है, तो आपके लिए कंपल्सरी है। नॉन कॉर्पोरेट के अंदर 2 बाइफरकेशन आती है, या तो बिजनेस या प्रोफेशन। बिजनेस के अंदर अगर आपका टर्नओवर क्या होता है? टर्नओवर लाइक योर सेल्स। टर्नओवर आपका 2 करोड़ या उससे ज्यादा का है तो आपके लिए कंपल्सरी है। वहीं पे प्रोफेशन के अंदर आपकी ग्रोस रिसिप्ट अगर 50 लाख से ज्यादा की है तो आपके लिए कंपल्सरी है। समझ में आया? ये होता है मेरे ऑडिटर। ऑडिटर मतलब ऑडिट करना। ऑडिटर वाला हम कंप्लीट कंसेप्ट। नेक्स्ट सेकंड यूनिट है आपके कॉमर्स के अंदर, अकाउंटिंग। उसके अंदर हम पूरा ऑडिटिंग क्या होता है, ऑडिट के टाइप कितने होते हैं, किसके लिए जरूरी होता है, कौन करता है, ऑडिट में, वेरिफिकेशन में, वैल्यूएशन में क्या डिफरेंस होता है, सारा कॉन्सेप्ट करेंगे। देन स्टे कनेक्टेड विद अस। नेक्स्ट, लिबरलाइजेशन मीन्स कोऑपरेटिंग ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग एंड पब्लिक अंडरटेकिंग। ये बताओ। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कॉर्पोरेशन ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग एंड पब्लिक अंडरटेकिंग। क्या हमें कॉपरेट करना पड़ता है डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग और पब्लिक अंडरटेकिंग के अकॉर्डिंग लिबरलाइजेशन के अंदर? बिल्कुल। फ्रीडम ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग टू एक्सेस कैपिटल मार्केट्स। हाँ, फ्रीडम देनी चाहिए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को भी कि वो एक्सेस कर सके कैपिटल मार्केट के अंदर। बिल्कुल सही जवाब है आपका। यस। एक सेकंड रुकना प्लीज, मेरे को बस 1 मिनट का टाइम दो आप। यस, फिस्कल पॉलिसी, टेक्नोलॉजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी एंड मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी। ये जिसका भी गलत हुआ ना, बिल्कुल अच्छी बात नहीं होगी।
फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल फेडरलिज्म से रिलेट हो जाएगा, सिंपल। टेक्नोलॉजिकल पॉलिसी, टेक्नोलॉजिकल पॉलिसी की मेरे को कोई नेचुरल हैजार्ड है या मेरी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, उससे खुद को प्रोटेक्ट करना है। मैक्रो पॉलिसी के अंदर हम बीओपी के बारे में पढ़ते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए पढ़ते हैं, आरबीआई बनाता है। हमारे पूरे इंस्ट्रूमेंट आज की क्लास में हमने पढ़े हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लोइंग डाउन द ग्रोथ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर? कौन सा फैक्टर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं करता, डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं करता स्लोइंग डाउन द ग्रोथ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर? हाई लेवल ऑफ परसीव्ड पोटेंशियल रिस्क, रिस्क तो बिजनेस को करेगा। संक कोस्ट, कोस्ट है। प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइम एंड कोस्ट हो सकता है। कंपटीशन, एक्चुअली में ये जो कंपटीशन टर्म है ना, ये एक पॉजिटिव टर्म है। कंपटीशन होना तो बेटर है। किसके लिए बेटर है? हमारी इकोनॉमी के लिए भी बेटर है और हमारे कंज्यूमर के लिए भी बेटर है। तो कंपटीशन अगर हर सेक्टर में इंक्रीज हो रहा है तो ये हमारी ग्रोथ को स्लो डाउन नहीं करेगा, ये इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ को खराब नहीं करेगा, बल्कि जब कंपटीशन होगा तो नई नई टेक्नोलॉजी एमर्ज होंगी। समझ में आया? तो दिस इज माई करेक्ट आंसर, ये हमारे इम्पैक्ट करते हैं। नेक्स्ट, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट ए मेजर कंपोनेंट ऑफ जीडीपी? अब आ जाओ, ये है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट, जीडीपी। सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ, ये जीडीपी क्या होता है? यहां जो ये कंपोनेंट दे रखे हैं, ये आपके नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का एक मेथड है जिसका नाम है एक्सपेंडिचर मेथड। ये आपको एक्सपेंडिचर मेथड के कंपोनेंट दे रखे हैं। अब इन चार ऑप्शन में से एक कंपोनेंट है जो एक्सपेंडिचर मेथड में नहीं आता। एक्सपेंडिचर मेथड होता है मेरा C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अभी भी बता दो। सी क्या होता है? कंजप्शन। आई इन्वेस्टमेंट। जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड कंजप्शन। एक्स माइनस एम नेट एक्सपोर्ट। एक्स होता है आपका एक्सपोर्ट एंड एम होता है आपका इंपोर्ट। ओके, पर्सनल इनकम आपका जीडीपी का पार्ट नहीं होता। ये नेशनल इनकम क्या है? नेशनल इनकम को मैं टेक्निकल लैंग्वेज में बोलती हूँ एनएनपीएफसी। ये जीडीपी क्या है, एनएनपी क्या है, ये सारे हैं आपके डेटरमिनेंट ऑफ नेशनल इनकम। टोटल कितने डेटरमिनेंट होते हैं? टोटल आपके 8 डेटरमिनेंट होते हैं, जो कि फोर मेजर डोमेन के अंदर डिवाइड है। क्या, कौन कौन से? या तो होता है आपका ग्रोस, या होता है नेट, या आपका होता है डोमेस्टिक, या होता है आपका नेशनल। नेक्स्ट आता है आपका प्रोडक्ट। नेक्स्ट है या तो आपकी कोई भी चीज फैक्टर कॉस्ट होगी या मार्केट प्राइस पे होगी। अगर मुझे कोई ग्रोस चीज दे रखी है और मुझे नेट पे जाना है, या नेट दे रखा है ग्रोस पे जाना है, तो उसके लिए मेरा यूज होता है डेप्रीसिएशन। ग्रोस वैल्यू मेरी ज्यादा वैल्यू होती है, नेट वैल्यू जब मैं ग्रोस में से डेप्रीसिएशन को माइनस कर देता हूं तो मेरी नेट वैल्यू आ जाती है। देन है मेरा डोमेस्टिक एंड नेशनल। डोमेस्टिक से मुझे नेशनल पे जाना है तो उसके लिए मेरा यूज होता है NFIA। NFIA आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। अफकोर्स आपकी नेशनल इनकम ज्यादा होगी, डोमेस्टिक कम होगी, जरूरी नहीं है, बट जरूरी नहीं। अगर NFIA नेगेटिव है तो आपकी डोमेस्टिक इनकम भी ज्यादा हो सकती है। गॉट इट?
नेशनल से अगर डोमेस्टिक पे जाना है तो NFIA को मैं माइनस करूंगा। नेशनल दे रखा है, डोमेस्टिक शायद मैंने उल्टा बोला, यहाँ था डोमेस्टिक आपका गिवन है, नेशनल आपको चाहिए, तो आप NFIA को माइनस करोगे। नेशनल दे रखा है, डोमेस्टिक आप यहाँ पे नेशनल सॉरी नेशनल गिवन है, डोमेस्टिक चाहिए तो NFIA को प्लस कर दोगे। प्रोडक्ट नेक्स्ट आया फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस को चेंज करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है यहाँ पे नेट इनडायरेक्ट टैक्स की, NIT। फैक्टर कॉस्ट आपकी वो कॉस्ट लाइक इसको आप ले सकते हो आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, जितने का आपकी कोई गुड्स मैन्युफैक्चर हुई है। मार्केट कॉस्ट आपका मार्केट प्राइस, तो ऑफ कोर्स कोई चीज आपकी मैन्युफैक्चर कम प्राइस पे होगी और आपकी मार्केट के अंदर ज्यादा प्राइस पे मिलेगी। तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो हम प्लस करेंगे, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करेंगे। ये था हमारा कंप्लीट नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट। आ जाओ अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following is not a form of consumer dispute redressal system? Consumer dispute redressal system के अंदर कौन सा फॉर्म नहीं होता है? यहाँ पे हमारा लोकल फॉर्म नाम की कोई चीज नहीं होती, किसी तरीके का कोई डिस्प्यूट रिड्रेसल सिस्टम नहीं है। वो डिस्ट्रिक्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट होता है, स्टेट होता है, नेशनल होता है। डिस्ट्रिक्ट की लिमिट 20 लाख, स्टेट की लिमिट 20 लाख टू 1 करोड़, नेशनल 1 करोड़ और मोर। गॉट इट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए महारत्न? ये महारत्न क्या है? हमारी टाइप जो ये PSUs है, PSU क्या, पब्लिक सर्विस अंडर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, PSU के अंदर हमारी 3 टाइप आती है, महारत्न, नवरत्न एंड मिनी रत्न। महारत्न, नवरत्न एंड मिनी रत्न। तो इसमें ये पूछ रखा है कौन सी एक महारत्न नहीं है, तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, इसको याद ही किया जा सकता है। ऑयल मेरी एक महारत्न नहीं है, ऑयल मेरी एक नवरत्न कंपनी है, नवरत्न PSU है। इसके अलावा सेल, जेल, CIL ये मेरी महारत्न है। भेल, BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भी मेरी महारत्न है। इसके अलावा मेरी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन भी मेरी महारत्न कंपनी है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। और इसके अलावा कोल इंडिया लिमिटेड भी मेरी महारत्न कंपनी है। नवरत्न के अंदर आ जाएगी मेरी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। इंजीनियर इंडिया लिमिटेड भी मेरी नवरत्न है, और ऑयल इंडिया लिमिटेड जो हमने देखा ये भी मेरी नवरत्न है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन भी मेरी नवरत्न है। तो ये सारी थोड़ा सा याद करने वाली चीजें हैं। ओके, मैच द आइटम फ्रॉम कॉलम 1 विद कॉलम 2। एक्सचेंज कंट्रोल, प्राइस कंट्रोल, इंपोर्ट कंट्रोल, लेजिस्लेटिव कंट्रोल। एडवर्स BOP, BOP क्या, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा एक तरीके का वो अकाउंट है जिसके अंदर हम इंटरनेशनल ट्रेड से कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा जा रहा है और कहाँ पे जा रहा है उस सब की नोटिंग करता है, उसको बोला जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में सबसे पहले हमारा सेम वही हर अकाउंट की तरह डेबिट एंड क्रेडिट साइड बनती है। पहले आता है मेरा इनविजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम में मेरी गुड्स आ जाएंगी। गुड्स के अंदर परचेज या सेल अगर मैं कर रही हूं तो इसको बोला जाता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। अगर इसी गुड्स के अंदर मेरी सर्विसेज भी आ जाती हैं, प्लस सर्विसेज के साथ साथ अगर इसमें मेरी कुछ अदर रिसिप्ट्स भी आ जाती हैं या अदर कोई छोटी मोटी पेमेंट आ जाती है, तो इस पूरे को करंट अकाउंट बोला जाता है। क्या करंट अकाउंट में? क्या करंट अकाउंट में विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम एंड सम अदर आइटम्स, ये हो गया करंट अकाउंट। उसके बाद आता है मेरा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर आता है वो उन सारी चीजों का लेखा जोखा जिनको मैं 1 साल या उससे ज्यादा यूज करने वाला हूं, या जिसकी मेरी 1 साल या उससे ज्यादा बाद पेमेंट होगी। लाइक मैंने कोई लोन ले रखा है,
या मैंने कोई लोन दे रखा है, अदर के अंदर अगर उसी लोन पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो आपकी अदर रिसिप्ट आ जाएगी, या आपको डिविडेंट मिल रहा है तो वो भी आपकी अदर रिसिप्ट का पार्ट बन जाएगा। ये होता है मेरा बैलेंस ऑफ पेमेंट। डोमेस्टिक फॉर्म, मास कंजप्शन प्रोडक्ट, इंडस्ट्रियल लोकलाइजेशन। बताओ आंसर। इसी से बता दो, बीओपी से। इम्पोर्ट, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इसी के अंदर तो पड़ा है ना अभी, तो सी का तो वन हो जाएगा। सी का बनाते ही दो ऑप्शन तो कट गए, सी का बनाते ही दो ऑप्शन तो कट गए। एक्सचेंज कंट्रोल, अब मैं एक्सचेंज को कंट्रोल करो मतलब मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ मेरी डोमेस्टिक फर्म के ऊपर ही है। प्राइस को कंट्रोल कर रहा हूं ताकि मैं मास कंजप्शन बना सकूं, जितना ज्यादा मेरी मास कंजप्शंस प्रोडक्ट बना सकूं, जितना ज्यादा मैं प्रोडक्शन बनाऊंगा उतना मेरा फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो कम आएगी, पर यूनिट कॉस्ट मेरी कम आएगी, जिससे मैं मास प्रोडक्शन बना सकता हूँ। मास प्रोडक्ट बनाऊंगा, ज्यादा क्वांटिटी के अंदर प्रोडक्ट बनाऊंगा, तो मैं प्राइस को कंट्रोल कर सकता हूँ। लेजिस्लेटिव कंट्रोल मतलब आपके रूल्स रेगुलेशन, वो आपके इंडस्ट्रियल लोकलाइजेशन से रिलेटेड है कि इंडस्ट्री आपके किस लेवल के अंदर होनी चाहिए, किस लेवल के अंदर इंडस्ट्री है तो उसके अंदर स्पेशल इकोनॉमिक जोन का उसे क्राइटेरिया दिया जाएगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के क्या क्या बेनिफिट्स है वो सारा लेजिस्लेटिव कंट्रोल के अंदर आ जाएगा। तो आवर ऑप्शन नंबर डी इज हियर द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच वन इज नॉट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी का क्या मेन ऑब्जेक्टिव नहीं होता, क्या ऑब्जेक्टिव नहीं होता, मेरे को ये बताना है। प्रमोट करना है एम्प्लॉयमेंट। फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट बना रही है तो गवर्नमेंट तो चाहेगी ना कि ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट हो, अदरवाइज गवर्नमेंट को चुनेगा कौन। डेमोक्रेटिक कंट्री है, अगर गवर्नमेंट ही एम्प्लॉयमेंट नहीं देगी तो गवर्नमेंट को चुनेगा कौन। तो ये तो मेन ऑब्जेक्टिव होता है फिस्कल पॉलिसीज का कि हम इस तरीके से पॉलिसीज बनाए कि सबके पास पैसा हो, डिमांड कर सके जनता। मिनिमाइज द इनइक्वालिटी इन द वेल्थ, हाँ, जो मेरा पुअर का और रिच का गैप है, इनइक्वालिटी क्या है, इनइक्वालिटी हियर द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर पर्सन। तो इनकम और वेल्थ का जो गैप है वो मेरा मिनिमाइज हो सके। यस। प्राइस स्टेबल, अगर मेरे प्राइस के अंदर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होती रहेगी, मेरी डिमांड सप्लाई ही कंट्रोल नहीं रहेगी, तो फिर मेरी इकोनॉमी कहीं ना कहीं एक नेगेटिव साइन है ये मेरी इकोनॉमी के लिए। तो सरकार तो चाहेगी कि बहुत ज्यादा महंगाई ना हो, प्राइस स्टेबल रहे, स्मूथली चीजें चलती रही। टू इंक्रीज द लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी, क्या ये भी होता है लिक्विडिटी, लिक्विडिटी को एंश्योर करना। लिक्विडिटी को एंश्योर करना ये मेरा फिस्कल पॉलिसी का नहीं, ये मेरा मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है। समझ में आया, ये मेरा मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है। मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट के अंदर हमने पढ़ा था ना, CRR SLR, तो उनका ऑब्जेक्टिव ही क्या होता है, जैसे मैंने पढ़ा था ओपन मार्केट हमने पढ़ा था सॉरी, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस के अंदर क्या होता है, मैं सिक्योरिटी को बाय या सेल करता हूं, तो क्यों करता हूं, ताकि मैं लिक्विडिटी को मेंटेन कर सकूं। वैसा भी नहीं हो कि जनता के पास बहुत ज्यादा पैसा चला जाए जिससे वो ओवर डिमांड करें, और ऐसा भी नहीं है कि वो बिल्कुल ही डिमांड ना कर पाए। गॉट इट। नेक्स्ट, विच वन इज नॉट ए एलिमेंट ऑफ इंटरनल एनवायरमेंट। दो बताए थे, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में माइक्रो था और मैक्रो था। फटाफट बता दो इंटरनल एनवायरमेंट, फटाफट, टाइम नहीं लगना चाहिए अभी। नोट ए इंटरनल एनवायरमेंट, मनी एंड कैपिटल मार्केट को क्या आप किसी भी तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। मनी एंड कैपिटल मार्केट आपकी मैक्रो एनवायरमेंट का पार्ट बनता है। समझ में आया। मार्केटिंग माइक्रो है ये आपका। ऑपरेशनल, इसको आप माइक्रो और इंटरनल दोनों में ले सकते हो। ये याद रखना, ये चीजें ना क्वेश्चन टू क्वेश्चन भी वेरी करती हैं, ध्यान रखना इन पॉइंट्स का। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच फॉर बेनिफिट आर अवेलेबल टू होस्ट कंट्री। अब ये होस्ट कंट्री का कंसेप्ट क्या है, देखो, जब मैं इंटरनेशनल ट्रेड में जाता हूं तो मेरे पास
इंटरनेशनल ट्रेड में दो कंट्री होती हैं, एक को मैं बोलता हूँ होस्ट कंट्री और दूसरी होती है मेरी होम कंट्री। होम कंट्री मेरी वो कंट्री होती है जो कंट्री जिसके अंदर मेरा बिजनेस स्टार्ट हुआ था, या मेरी जो डोमेस्टिक कंट्री है उसको मैं होम कंट्री बोलता हूँ। जब डोमेस्टिक कंट्री से मैं बिजनेस को बढ़ाता हूँ, किसी दूसरी कंट्री में जाता हूँ, तो उसको मैं होस्ट कंट्री बोलता हूँ। तो यहाँ पूछ रखा है एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी के अकॉर्डिंग क्या बेनिफिट मिलते हैं आपको होस्ट कंट्री के। मल्टीनेशनल कंपनी, इंटरनेशनल कंपनी, ग्लोबल कंपनी, ट्रांजैक्शनल कंपनी, इन सब का डिफरेंस भी आप मेरे को बताओगे अभी फटाफट। होस्ट कंट्री के बेनिफिट्स, जल्दी जल्दी। देखो, इसका आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ये एल कुछ भी नहीं है। वन बाय वन ऑप्शंस को देखो। सबसे पहले मेरे को ये बताओ, ट्रांसफर होती है क्या टेक्नोलॉजी? क्या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती है? होती तो है, तो ऑप्शन वन भी आना चाहिए, या तो ये एल नहीं, ये ऑप्शन वन आएगा। एक्चुअली दिस इज नॉट एल, यहाँ आप ये ऑप्शन वन ही करो इसे। आप ये ऑप्शन वन है मेरा, ओके। 1, 4, 6 एंड 7 ये इसके ऑप्शन बनेंगे। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती है बिल्कुल। लर्निंग ऑफ बिजनेस मैकेनिज्म, लर्न तो हमारी होम कंट्री भी कर सकती है और होस्ट भी। क्रिएशन ऑफ जॉब, जिस कंट्री में जाऊंगा वहां जॉब क्रिएट होगी, ये ऑप्शन भी आएगा ही। स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन शेयरिंग, ये तो सभी में होता है। एंटरटेनमेंट नहीं। बेटर यूज होगा, अगर मैं जॉब क्रिएट करूंगा, टेक्नोलॉजी आएगी तो बेटर यूज होगा, ये ऑप्शन भी आएगा ही आएगा। यहाँ भी आपका ऑप्शन 7, यहाँ भी। इस क्वेश्चन को ना भी छोड़ दो भाई एक बार, थोड़ा सा इसमें टाइपिंग एरर है। हाँ, मैं ये आपको एमएनसीज और ये कंपनीज वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बता देती हूँ। ये कंसेप्ट क्या है? ये कंसेप्ट आपके इंटरनेशनल बिजनेस का। इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर आती है आपकी DIMGT। ये DIMGT क्या है? ये आपका इंटरनेशनल बिजनेस की ग्रोथ मॉडल आप कह सकते हो इसे। इंटरनेशनल बिजनेस का आप इसे ग्रोथ मॉडल कह सकते हो। ये डी क्या है? डी का मतलब है डोमेस्टिक कंट्री। डोमेस्टिक कंट्री का मतलब क्या है? वो कंट्री जो सिर्फ और सिर्फ अपनी अपनी कंट्री के अंदर ही चीजों को परचेज एंड सेल करती है। नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल कंपनी। इंटरनेशनल कंपनी वो एक सेकेंड, यस। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल कंपनी वो कंपनी जो एक से ज्यादा कंट्री के अंदर अपना प्रोडक्ट सेल या परचेज करती है। ध्यान रखना यहाँ पे ओनली सेल परचेज हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रही है आपकी कंपनी, कोई अलग से मैन्युफैक्चर नहीं करती है उनके अकॉर्डिंग। यहाँ पे आपका वही सेम स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट जो आपने बना रखा है, वही स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट ही आप दूसरी कंट्रीज के अंदर शेयर करते हो। नेक्स्ट आता है आपका मल्टीनेशनल कंपनी। मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर आप मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर देते हो अलग अलग कंपनी में। मल्टीनेशनल के अंदर आप हमेशा कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट बनाते हो। मल्टीनेशनल में जैसा बेस वैसा भेस को हम फॉलो करते हैं। कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट आप बनाते हो, जिस कंट्री में आप जा रहे हो वहां पे उनके तौर तरीकों के अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट बनाते हो। ऑपरेट भी आप अदर कंट्री के अंदर ही करते हो।
जहां आपका ऑपरेशंस भी अदर कंट्री के अंदर ही हो जाए और उन्हीं के हिसाब से आप प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हो, उसको बोला जाता है मल्टीनेशनल कंपनी। इसके अंदर आप जनरली 2 to 10 कंट्रीज के अंदर वर्क करते हो। ग्लोबल कंपनी का आपका प्रोडक्ट तो स्टैंडर्डाइज्ड होता है, ग्लोबल कंपनी का आपका प्रोडक्ट तो स्टैंडर्डाइज्ड ही होता है, लेकिन इसके अलावा जो अदर मैनेजमेंट वर्क है ना, लाइक जो आपने मार्केटिंग का वर्क हो गया, आपका फाइनेंस का वर्क हो गया, उसके अंदर आपका कंट्री टू कंट्री डिफर करता है। ये बोलता है प्रोडक्ट तो है मेरा XYZ, प्रोडक्ट है मेरा XYZ, इसके अंदर ये इंग्रेडिएंट यूज होते हैं और ऐसा इसके मैन्युफैक्चर होता है। प्रोडक्ट तो मैं यही बनाऊंगी XYZ, लेकिन XYZ के अंदर XYZ प्रोडक्ट के लिए इंडिया के अंदर कोई दूसरी मार्केटिंग टेक्निक यूज कर ली, जापान के अंदर दूसरी मार्केटिंग टेक्निक यूज कर ली, पाकिस्तान में दूसरी मार्केटिंग टेक्निक यूज कर ली, USA में दूसरी मार्केटिंग टेक्निक यूज कर ली। मतलब जो अदर ऑपरेशंस हैं वो आप अलग अलग तरीके से यहाँ पे परफॉर्म करते हो, लेकिन प्रोडक्ट हमेशा स्टैंडर्डाइज्ड ही रहता है। गॉट इट। नेक्स्ट लास्ट आपकी ट्रांजैक्शनल कंपनी आपकी वसुदेव कुटुंबकम, सब कुछ बहुत सारी कंट्रीज है, पूरे के पूरे वर्ल्ड को ही सिंगल कंसीडर करके चलती है, मार्केटिंग भी अलग कर देती है, कई बार स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट भी बना देती है, कस्टमाइज प्रोडक्ट भी बना देती है, कंप्लीटली डिसेंट्रलाइजेशन होती है, पूरे वर्ल्ड को एक सिंगल एंटिटी की तरीके से कंसीडर करके चलती है। नेक्स्ट आता है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन डज नॉट कंसिस्ट। ये एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का मतलब क्या है? क्या चीज एनवायरमेंट को डिग्रेड नहीं करती, खराब नहीं करती? क्या चीज है जो हमारे एनवायरमेंट को इसमें से खराब नहीं करती? सॉइल डिग्रेडेशन एंड सॉइल लैंड डिग्रेडेशन एंड सॉइल इरोजन। यस, लैंड हमारा एनवायरमेंट डिग्रेड होगा तो ऑफकोर्स हमारा लैंड डिग्रेड होगा, तो ये तो इसका ऑप्शन नहीं बनेगा। प्रॉब्लम ऑफ ओवर ग्रेजिंग जब हमारे लैंड कम पड़ जाता है और उसके ऊपर जो चरने वाली गाय भैंस है वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, घास उगने से पहले हमारी गाय भैंस आके चर जाते हैं, दिस इज ओवर ग्रेजिंग, तो ये भी ऑफ कोर्स आएगा। फ्लड भी हमारे एनवायरमेंट को खराब करती है, तो इसका आंसर आ गया नन ऑफ द अबव। सिंपल। नेक्स्ट, एनकोडिंग, रिहर्सल, वर्किंग मेमोरी और स्टोर हाउस। मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छे तरीके से आया नहीं हुआ, ताकि आप समझ पाओ। ठीक है, अब कर लो। अब बताओ मुझे इसका करेक्ट आंसर। देखो, वर्किंग मेमोरी, ये मेमोरी ना हम कहाँ पढ़ते हैं? हम टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर भी पढ़ते हैं। वर्किंग मेमोरी, टीचिंग एप्टीट्यूड, कंप्लीट कॉन्सेप्ट मैंने आपको करवाया, एक बार प्लेलिस्ट टीचिंग एप्टीट्यूड की भी जरूर चेक करना, मैंने सारे टाइप्स ऑफ मेमोरी उसमें करवाई है। तो वर्किंग मेमोरी क्या होती है? वर्किंग मेमोरी आपकी वो मेमोरी जो एक्चुअली अभी की अभी जस्ट एक्टिव है। वर्किंग मेमोरी जो अभी की अभी आपकी एक्टिव है, जिसके ऊपर आप फर्दर वर्क अभी करने लग रहे हो, उसको बोला जाता है वर्किंग मेमोरी। जैसे अगर आपको घर पे किस पापा ने बोला कि पापा फोन पे बात कर रहे हैं, बात करते करते उन्होंने बोला कि ये फोन नंबर नोट करना, अब आपको कुछ भी पेन नहीं मिल रहा, आप उस फोन नंबर को बार बार माइंड में रिमाइंड करे जा रहे हो, दिस इज योर वर्किंग मेमोरी, हाईली एक्टिव मेमोरी। वर्किंग मेमोरी की आपकी एक्टिव स्टोरेज होती है माइंड के अंदर। रिहर्सल कर रहे हो आप, अगेन एंड अगेन रिपीट कर रहे हो किसी चीज को। एक होता है एनकोडिंग, एक होता है डिकोडिंग। एनकोडिंग मेरा सेंडर करता है जो मैसेज सेंड कर रहा है, डिकोडिंग मेरा रिसीवर करता है जो मैसेज को रिसीव कर रहा है। अब बता दो इसका सही आंसर, अब किसी का गलत नहीं होना चाहिए। साइलेंट मेंटल रिपीटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, मैं साइलेंटली मेंटली रिपीटेशन कर रहा हूँ, रिहर्सल कर रहा हूँ मैं उस चीज की, रिपीटेड बार 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 बार। द प्रोसेस बाय विच वी सेलेक्ट वर्ड और वर्चुअल इमेज टू रिप्रेजेंट, मैं अपनी बात को समझाने के लिए कुछ वर्ड को सेलेक्ट कर रहा हूँ, एनकोड करने की कोशिश कर रहा हूँ। वेयर इंफॉर्मेशन आर किप्ट टेम्परेरी, स्टोर हाउस के अंदर आपकी इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है। स्टेज ऑफ रियल मेमोरी, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन इज प्रोसीड जस्ट फॉर ए स्मॉल टाइम पीरियड, आपकी वर्किंग मेमोरी।
आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ट्रेड पॉलिसी, ट्रेड फ्लो, प्राइस ट्रेंड, इंटरनल सेक्टर लिंकेज, इकोनॉमी। लास्ट क्वेश्चन आज, सेकंड लास्ट, चलो सेकंड लास्ट। 42 पे एक ये और एक ये, 2 क्वेश्चन बस, फटाफट कर दो अब। ट्रेड पॉलिसी क्या होता है? ट्रेड पॉलिसी आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज, ट्रेड पॉलिसी आपकी इकोनॉमिक की पॉलिसी से रिलेट कर सकती हैं। ट्रेड फ्लो, ट्रेड फ्लो की मेरा कहाँ कहाँ पर पैसा जा रहा है या कहाँ कहाँ मेरे गुड्स जा रहे हैं, ग्लोबल लिंकेज। प्राइस ट्रेंड, प्राइस ट्रेंड इकोनॉमिक कंडीशन से रिलेट कर सकता है मेरा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ आपका करेक्ट आंसर बनेगा। ट्रेड पॉलिसी का मतलब है कि आपकी क्या क्या रूल्स रेगुलेशन आप किस पॉलिसीज के ऊपर अपने इकोनॉमी के अंदर वर्क करते हो। ट्रेड फ्लो का मतलब है आपकी जो गुड्स और सर्विसेज है वो कहाँ कहाँ तक फ्लो कर रही है, इंटरनल है, एक्सटर्नल है, डोमेस्टिक है, इंटरनेशनल है, ग्लोबल है। प्राइस ट्रेंड, प्राइस कहाँ पे ट्रेंड करे, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, रिसेशन है या कैसी कंडीशन है। इंटरनल सेक्टर लिंकेज इकोनॉमी, ऑप्शन ही एक बचा था वैसे तो। इंटरनल सेक्टर लिंकेज, स्ट्रक्चर एंड द नेचर ऑफ इकोनॉमी, कि आपका स्ट्रक्चर कैसा है। इंटरनल हमने बताया ना, यहाँ इकोनॉमी की बात हुई है तो यहाँ पे इंटरनल, जैसे हमने बिजनेस के अंदर देखा इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरमेंट, तो इंटरनल मतलब आपका स्ट्रक्चर, आपका नेचर। गॉट इट। लास्ट क्वेश्चन, विच वन इज नॉट ए बेनिफिट ऑफ प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन का क्या बेनिफिट नहीं होता। एनकरेज किया जाता है एंटरप्रेन्योरशिप को, बिल्कुल। कंसंट्रेट कर देते हैं हम इकोनॉमिक पावर को, अरे नहीं, कंसंट्रेट नहीं होती इकोनॉमिक पावर। इकोनॉमिक पावर प्राइवेटाइजेशन तो कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, प्राइवेट पर्सन के ऊपर किसी तरीके की कोई लाइबिलिटी थोड़ी ना है या किसी तरीके की कोई रॉक टॉक थोड़ी ना। प्राइवेटाइजेशन का तो मतलब ही ये है फ्रीली, फ्रीली ट्रेड, तो कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। बट इसमें ये दे रखा है कि कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर इज लाइक कि हम प्राइवेट हाथों में हमारी इकोनॉमी की पावर चली जाती है। अब प्राइवेट हाथों में चले जाते हैं तो सोशल वेलफेयर कम हो जाता है, तो दिस इज नॉट ए बेनिफिट। गॉट इट। हम मैनेजमेंट अच्छी होती है, हम ब्यूरोक्रेट से फ्री हो जाते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप हमारी एनकरेज होती है, आई ऑल एग्री, बट येस इकोनॉमिक पावर आपके कुछ हाथों में चले जाते हैं। चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं। ए वेरी वेरी थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन विद अस। अगर किसी का कोई भी डाउट है देन ऑफ कोर्स आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।